नमस्कार। आज है तारीख 12 मई और दिन शुक्रवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। मैं हूं सुमिरनप्रीत कौर। पॉडकास्ट में आज बात इमरान खान को मिली जमानत की, मणिपुर में हुई हिंसा का खामियाजा भुगतते आम लोगों की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में दी अंतरिम जमानत। 17 मई तक किसी भी नए मामले में गिरफ्तार न करने का दिया आदेश। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले, इस लाडले को, उसकी सारी करप्शन को आप जिस तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान के अंदर जितने भी डाकू चोर जो हैं उनको छोड़ दें, उनको निकाल दें जेलों से। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचने के बाद कोर्ट में इमरान खान ने बीबीसी से कहा कि उन्हें फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है। मणिपुर में हुई हिंसा का खामियाजा कैसे वहां रहने वाले आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। सब खत्म हो गया साहब। सोने का जगह तो अच्छा से दे दिया, लेकिन मेरा मन में जो दुख है ना, कैसे सो पाएगा साहब, जिंदगी तक नहीं सो पाएगा। और 25 साल पहले कैसे भारत ने किया था दूसरा परमाणु परीक्षण। ठीक 3:45 पर मॉनिटर पर लाल रोशनी आई और 1 सेकंड के अंदर तीनों मॉनिटरों पर चौंधियाने वाली रोशनी दिखाई दी। लेकिन सबसे पहले देश और दुनिया के पूरे दिन का हाल सुनिए सुमिरनप्रीत कौर से। गजा में फलस्तीनी चरमपंथियों ने इस्राएली बलों के साथ लड़ाई में यरूशलेम क्षेत्र की ओर रॉकेट दागे हैं। वहीं इस्राएली सेना ने गजा में इस्लामिक जिहाद के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। वहीं मिस्र की मध्यस्थता से फलस्तीन और इस्राएल के बीच संघर्ष विराम पर बातचीत जारी है। गजा में मौजूद डोमिनिक एलन, जो संयुक्त राष्ट्र मानवतावादी एजेंसी के लिए काम करते हैं और महिलाओं की सहायता के लिए काम करते हैं, उनका कहना है कि गर्भवती महिलाओं के लिए स्थिति विशेष रूप से खतरनाक है। We're tracking the 47,000 pregnant Gazan women right now, usually 150 deliveries throughout the day, and I'm really हम concerned अभी about the लगभग impact on 47,000 pregnant गर्भवती women, especially on महिलाओं पर नजर रख रहे हैं। आमतौर पर दिन भर में 150 प्रसव होते हैं। मैं गर्भवती महिलाओं और घरेलू हिंसा का सामना कर चुकी महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बहुत चिंतित हूँ। कई महिलाएं ऐसे माहौल में अस्पताल और स्वास्थ्य क्लिनिक जाने से डरती हैं। महिलाएं इस लड़ाई के माहौल में भी जन्म दे रही हैं। वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि फलस्तीनी चरमपंथियों ने यदि इसराइल पर हमले किए तो फिर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सुडानी सेना और आरएसएफ अर्धसैनिक समूह ने लड़ाई वाले क्षेत्रों में लोगों को सहायता देने और जाने की अनुमति देने का वादा किया है। नागरिकों की रक्षा और हिंसा से बचाव के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन युद्ध विराम पर सहमत नहीं हो सके। अहमद गूजा, जो सुडान के निवासी हैं, उन्होंने कहा, The declaration, normally it is something good for us as a Sudanese as well here in South Darfur. इस घोषणा से हमें बहुत उम्मीद है, क्योंकि एक तरह से ये पहला कदम ही है। इससे हमें बुनियादी ज़रूरतें मिल सकती हैं, मानवीय संगठनों, नागरिकों की संपत्तियों को बचाया जा सकता है और ये युद्ध को समाप्त करने के लिए एक मजबूत कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की निचली अदालतों के 68 जजों की प्रमोशन पर रोक लगा दी है। इन जजों में राहुल गांधी को मानहानि केस में कसूरवार ठहराने वाले फैसला देने वाले जज भी शामिल हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे कराने का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा की पीठ ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आदेश दिया कि शिवलिंग के ऊपर अपर पार्ट का सर्वे किया जाए। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि कुश्ती खिलाड़ियों की शिकायत पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रिज भूषण शरण सिंह का बयान दर्ज किया गया है और उनसे कुछ दस्तावेज मांगे गए हैं। इस मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन भी किया गया है, जिसमें 4 महिला पुलिस अधिकारियों समेत 6 पुलिस टीमें काम करेंगी। पुलिस के मुताबिक ब्रिज भूषण शरण सिंह से कुछ वीडियो साक्ष्य और मोबाइल डेटा भी मांगे गए हैं। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का निलंबन वापस ले लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि इंसाफ अभी भी जिंदा है
और इंशाअल्लाह इस फैसले के बाद ये साबित हो गया कि कोई भी ताकत पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी आने से नहीं रोक सकती। हमारा खून लगेगा, हम खून देंगे इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए, अपने लीडर इमरान खान के लिए। कोई नहीं रोक सकता नए पाकिस्तान को बनने से और हकीकी आज़ादी आने से। पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान का घटना चक्र इमरान खान के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। कभी गिरफ्तार तो कभी रिहा, कभी एक अदालत तो कभी दूसरी अदालत। और कल जब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध ठहराया तो पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। जनता की आवाजें आपने सुनी, लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि उन्हें राहत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना होगा। रात में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा, अदालतें ऑर्डर करती हैं, ख्वाहिशात का इजहार नहीं कर, चाहे वो लोअर अदालतें हों, चाहे हाई कोर्ट हों या अदालत उज़्मा हों। मैं उनका बड़ी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ। ये सुओ मोटो, ये नोटिसेस, ये रातों को अदालतें, ये दिन को अदालतें, और ये तशवीश, ये एंग्जाइटी जो है, ये जब कानून पामाल हो रहा था, आइन पामाल हो रहा था, इसी शख्स के, इमरान खान की ख्वाहिशात के ऊपर शहबाज शरीफ अदालत में जाता है आशियाना के लिए, पकड़ लिया उसको साफ पानी में। तो ये थे रक्षा मंत्री के शब्द। जहां तक इमरान खान की बात है तो 2 हफ्ते की उनको बेल मिली है। अमेरिका, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की पूर्व राजदूत महिला लोधी ने कहा है कि उम्मीद है उन्हें कि अदालत के इस फैसले से जो इमरान खान के समर्थक हैं वो उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा। Well, I think this should help bring some calm to the situation because the last couple of days have seen extraordinary violence by protesters who are supporters of Imran मलिहा Khan. लोधी कह रही हैं, मुझे लगता है कि इससे स्थिति को कुछ शांत करने में मदद मिलेगी क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इमरान खान के समर्थक प्रदर्शनकारियों द्वारा असाधारण हिंसा देखी गई है। जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो जाहिर तौर पर वो गुस्सा हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि अब शांति लौटती है या नहीं। हालांकि अभी भी अनिश्चितता है। ये मलिहा लोधी के शब्द। ये तो हुई सारी कल की बातें यानी कि पिछली बातें। और अब आज की बात। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान को 2 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दे दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस तमन रिफत इम्तियाज की एक विशेष खंडपीठ का गठन किया गया था। मोहन, साथ ही एक और फैसला है, इमरान खान के लिए राहत की खबर लेकर आया है और वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई के बाद दर्ज किसी भी मामले में इमरान खान को 17 मई तक गिरफ्तार ना करने का आदेश और दिया है। बताना जरूरी है कि अल कादिर ट्रस्ट मामले में हिरासत में लिए जाने के बाद इमरान खान के खिलाफ लाहौर में कोर कमांडर के घर पर हमले की योजना बनाने समेत कम से कम 3 नए मामले जो हैं वो दर्ज किए गए थे। उनके वकीलों ने इन मामलों में जमानत के लिए शुक्रवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। महत्वपूर्ण है कि एक ओर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान के मामले की सुनवाई कर रही थी, उसी वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कैबिनेट की बैठक ले रहे थे और शहबाज शरीफ के निशाने पर सुप्रीम कोर्ट था। मैं समझता हूं कि यकीन कर लें कि देखती आंखें इससे पहले इस तरह का दिल खराश मंजर पहले कभी नहीं देखा था। इट इज हाइट ऑफ एनीथिंग, यानी वो अल्फाज नहीं मेरे पास जिससे मैं ये सूरत हाल, ये जो इसकी जो ग्रेविटी है वो मैं बयान कर सकूं। तो मैं समझता हूं कि कल जो कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस ने एक खाइन को, अगर वो खाइन अगर अपना नहीं है तो वो जाके अदालतों में हाजिर होता है और अपनी बेगुनाही और अपनी पाक दामनी साबित करता। हर जगह वो अपना उसने एब्सकॉन्ड किया, वो टोप पहनकर अपना बचता रहा। इस लाडले को, उसकी सारी करप्शन को आप जिस तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तान के अंदर जितने भी डाकू चोर जो हैं उनको छोड़ दें, उनको निकाल दें जेलों से। फिर तो ये थी आवाज शहबाज शरीफ की। आज अदालत में और क्या क्या हुआ सुनते हैं इस्लामाबाद से बीबीसी संवाददाता शुमैला जाफरी से। आज दिन भर पूरे पाकिस्तान की नजरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर लगी रहीं। इमरान खान, जिन्हें कि कल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज़ किया था और उनकी अरेस्ट को जो कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की तरफ से एक करप्शन के केस में की गई थी ट्यूसडे को, उसे इलीगल डिक्लेयर किया था। इमरान खान को कहा था कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं और वहाँ पर अपनी बेल के लिए दरख्वास्त दें। तो आज जो है वो एक
पूरे इस्लामाबाद में एक अजीब सा मंजर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इर्द गिर्द कई किलोमीटर का इलाका जो है उसे बहुत सख्ती के साथ कॉर्डन ऑफ किया गया था और बार बार ये कहा गया था पीटीआई को कि आप जो हैं वो अपने सपोर्टर्स को इकट्ठे नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ पर भी इत्तला मिली कि कहीं सपोर्टर्स इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पुलिस ने एक्शन लिया और लोगों को आज अदालत तक पहुँचने नहीं दिया। अदालत से इमरान खान को रिलीफ मिला है। उनके वकीलों ने यही प्ली लिया था कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने जो ड्यू लीगल प्रोसेस उसको फॉलो नहीं किया, नोटिसेस नहीं भेजे गए इमरान खान को और ये भी कहा कि ट्यूसडे को जिस दिन वो अरेस्ट हुए हैं वो बेल लेने के लिए आए थे, लिहाजा उन्हें बेल दी जाए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको 2 हफ्ते की इंटरिम बेल दी। इसके अलावा कई और केसेस में प्रोटेक्टिव बेल्स मिली और साथ ही साथ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि इमरान खान को किसी भी मुकदमे में जो कि 9 मई को जिस दिन वो अरेस्ट हुआ था उसके बाद अगर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसमें भी उनको 17 मई तक बेल्स दे दी गई हैं। इसके साथ साथ आज पाकिस्तान की कैबिनेट की भी एक मीटिंग हुई जिसमें बहुत ही सख्त लफ्ज़ों में कंडेम एक तरह से उन्होंने किया इमरान खान की रिलीज़ को और बहुत ज़्यादा जो है वो आलोचना की गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। ये एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म का एक्सप्रेशन था। साथ ही साथ में ये भी कहा गया कि जो गवर्नमेंट है और पूरी कैबिनेट है वो इस मामले में पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ खड़ी और कुछ दिन पहले आईएसपीआर ने जो स्टेटमेंट दिया था उसको इंडोर्स भी करती है और सपोर्ट भी करती है। इमरान खान की आज बात हुई जो इनफॉर्मल डिस्कशन चिट चैट मीडिया के साथ कोर्ट में, तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें टेररिस्ट की तरह पे ट्रीट किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ हुआ उनकी गिरफ्तारी के बाद तोड़ फोड़ हुई है उससे उनका कोई लेना देना नहीं, उसका वो जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं। और साथ ही साथ में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा ये सब कुछ जो हो रहा है उसके पीछे सिर्फ एक ही शख्स है और वो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ। उनको ये डर है कि अगर मैं हुकूमत में वापस आ गया तो मैं उनको डी नोटिफाई कर दूंगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं उनको डी नोटिफाई करूंगा। तो ये तो शुमैला जाफरी से हमने सुन लिया कि वहाँ आज क्या कुछ हुआ। इमरान खान के इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद कोर्ट में उनसे बात की बीबीसी संवाददाता कैरोलीन डेविस ने और बीबीसी को उन्होंने खास इंटरव्यू दिया जिसमें कैरोलीन ने उनसे तमाम सवाल पूछे और हमारे पास इसका ऑडियो नहीं है लेकिन बातचीत क्या हुई वो हम आपको ज़रूर बताते हैं। तो कैरोलीन डेविस ने पूछा इमरान खान से कि आज आपके कोर्ट पहुंचने के बाद क्या क्या हुआ। मेरे सामने मानसी दास मौजूद हैं। इमरान खान ने कैरोलीन को बताया कि यहाँ एक तरह की सर्कस चल रही है लेकिन मुझे पता है कि मुझे सभी मामलों में जमानत मिल जाएगी। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस तरह मुझे गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया था यहाँ से भी मुझे गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, मैं उस स्थिति पर कैसे नियंत्रण रख सकता हूँ, ये इमरान खान ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि अगर मेरे खिलाफ कोई वारंट है तो मुझे दिखाया जाए, मैं आत्मसमर्पण करूँगा, लेकिन आपको ये समझना होगा कि जो लाहौर में हुआ वैसा ना हो, क्योंकि ऐसा हुआ तो बड़ी प्रतिक्रिया हो सकती है जिस पर नियंत्रण मुश्किल होगा क्योंकि भीड़ पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। कैरोलीन ने सवाल किया कि जब आप ये कहते हैं कि आपकी गिरफ्तारी के बाद जो कुछ होगा उसके लिए इमरान खान यानी कि आपको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, तो ये तो सुनने में धमकी की तरह लगता है। इमरान खान ने इसका जवाब कुछ ऐसे दिया कि साल भर से जो कुछ हो रहा है वो अपने आप में इतिहास है। 5000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, मेरे घर पर हमला किया गया, पार्टी अध्यक्ष के घर पर हमला किया गया, बख्तरबंद गाड़ियों से घर का दरवाजा तोड़ा गया जो पहले कभी नहीं हुआ। कैरोलीन ने इसके बाद सवाल पूछा कि आप जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो लोगों को उत्तेजित यानी कि आक्रामक नहीं बना रही है। इमरान खान ने इसके जवाब में कहा कि आपको क्या लगता है जिस तरह से वो हाईकोर्ट में घुस आए, उन्होंने खिड़कियां तोड़ी, मुझे डंडे से मारा, क्या मैं कुछ गलत कर रहा था? मैं तो अपनी जगह पर बैठा था, मेरे वकील वहां थे, उन्होंने सब लोगों के सामने वो मुझे ऐसे ले गए जैसे कोई आतंकवादी हो। जब ये तस्वीरें बाहर गईं तो क्या लगता है आपको क्या प्रतिक्रिया होगी? पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का प्रमुख अगर वो उसे पकड़ लें, सेना उसे पकड़ लें, तो आपको क्या लगता है क्या प्रतिक्रिया होगी? उन्होंने सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार ठहराया सेना प्रमुख, और जैसा कि शुमाइला भी बता रही थी उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख को चिंता है कि मैं सत्ता में आया तो मैं उन्हें डी नोटिफाई कर दूंगा और जो कुछ हो रहा है सीधे तौर पर उनके निर्देश पर हो रहा है। तो ये जो खास बातचीत की बीबीसी संवाददाता कैरोलीन डेविस की, अगर आप इसे बातचीत के सवालों और जवाबों को पढ़ना चाहें तो bbchindi.com के पन्ने पर आएं जहां पर ये पूरी की पूरी स्टोरी आपका इंतजार कर रही है। कार्यक्रम में आगे कुछ सामान लेकर नहीं चल पाया सर, अपने ये कपड़ा एक पेन जी लेकर हम जंगल में ही भाग गए सर। जंगल में भाग करके छुप गया घर छोड़कर। आपको सुनाएंगे कि मणिपुर में हुई हिंसा का खामियाजा किस तरह से वहां लोग जो हैं वो भुगत रहे हैं।
लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त है आपकी टिप्पणियां पढ़ने का, और टिप्पणी हमारे वही सारे पुराने श्रोता जो कि हमें लिखते हैं और सुनते हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि भाई हमें कुछ नए नाम भी दीजिए, हमें कुछ नए नाम भी देखने को मिले, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन चलिए टिप्पणी को शुरुआत करता हूं। फेसबुक मेरे पास है और यूट्यूब सुमिरन के पास है। मनोहर चमोली लिख रहे हैं कि यह भी कि न्यायिक हिरासत में रहेंगे, अपनी इच्छा से वहां नहीं आ जा सकेंगे क्या? अच्छा, एक सवाल पूछ रहे हैं, ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में कह रहे हैं। परमवीर रावत कह रहे हैं कि सर जी, कर्नाटक विधानसभा चुनाव नतीजे को लेकर बीबीसी की तैयारी क्या है? अरे भाई, कल हम आपके लिए ये कार्यक्रम ला रहे हैं और ये बताना आपको भी ज़रूरी है कि कल bbchindi.com के पन्ने पर आप आइएगा और कर्नाटक के लिए विशेष व्यवस्था की है। कल हम अपना कार्यक्रम, कल शनिवार है लेकिन हम फिर भी हाजिर होंगे और कर्नाटक चुनाव के नतीजों को लेकर हम आपसे बात करेंगे। यूट्यूब पर कुछ लोग बात कर रहे हैं CBSE के रिजल्ट्स के बारे में, वहीं दूसरी तरफ सबा आजमी कह रही हैं कि इंटरनेशनल न्यूज़ ज़्यादा लेनी चाहिए। वहीं संगीता खड़के कह रही हैं कि महिला पहलवानों को अब तक न्याय मिल जाना चाहिए था। और मोहम्मद सलमान हैं, दिलशाद उस्मानी हैं, कुमार मोहन हैं और सबा आजमी तन्नू कुमारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं और कमेंट कर रही हैं। एक सवाल जो पूछ रहे हैं ना कि हमें इंटरनेशनल खबरें ज़रूर लेनी चाहिए। भाई, जब हम पूरा का पूरा प्रोग्राम हमारा इंटरनेशनल होता है तो हमारे ही श्रोता यानी कि आप ही लोग लिखते हैं कि क्या आज हिंदुस्तान में और कुछ नहीं हो रहा? नहीं, आज हमने तो खबर ली और कोई बड़ी खबर नहीं है। तो ऐसा लोग पूछते हैं। पाकिस्तान की कोशिश हमारी ये होती है कि इस कार्यक्रम में हम संतुलित तरीके से, अगर बड़ी खबर विदेश से है तो उसको हम लाएं। और कुछ लोग हमसे ये भी कह रहे थे कि आप तो पूरा सिर्फ पाकिस्तान की खबरों को कवर कर रहे हैं, तो संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है जी। लेकिन हम एक नया पॉडकास्ट आपके लिए लाने वाले हैं और जल्द ही वो आ रहा है। पहले सुनिए कि वो है क्या। छोटी उम्र बड़ी जिंदगी, उन चमकते सितारों की कहानी जिन्हें दुनिया अभी और देखना और सुनना चाहती थी। अपने अपने विधा के वो जीनियस जो अपने चाहने वालों को अपनी 40वीं सालगिरह मनाने का मौका दिए बगैर इस दुनिया से विदा हो गए। याद करेंगे उन्हीं अनूठी प्रतिभाओं को जिनके जीवन में दिन कम थे लेकिन हमारे जीवन में उनकी यादें बहुत हैं। जल्द आ रही है BBC हिंदी की नई सीरीज छोटी उम्र बड़ी जिंदगी, जिसमें चर्चा होगी विवेकानंद, भगत सिंह, बिरसा मुंडा, अमृता शेरगिल और उन जैसी और प्रतिभाओं की जो वक्त से पहले इस दुनिया से चले गए। BBC हिंदी का पॉडकास्ट छोटी उम्र बड़ी जिंदगी। और यहीं पर बताना जरूरी है कि कब से, अरे भैया कब सुनाओगे ये सीरीज हमें? तो सीरीज हमारी आ रही है बुधवार से। जहां तक इस सीरीज की बात है, इस पॉडकास्ट की बात है, इस पॉडकास्ट को आपको सुनने के लिए bbchindi.com के पॉडकास्ट सेक्शन में जाना पड़ेगा और जहां पर आप ये दिन भर सुनते हैं ना, वहीं पर आपको ये मिलेगा। साथ ही इसे आप जियो सावन, स्पॉटिफाई और जो हमारे बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे भी आपको ये सीरीज मिलेगी। सुमिरन, कार्यक्रम में आगे बढ़ें। मणिपुर में हुई हिंसा का खामियाजा वहां रहने वाले आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। मोहन, वो हजारों लोग जिन्हें अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा। राज्य की कई इलाकों में बनाए गए अस्थायी राहत शिविर इन लोगों से खचाखच भर गए हैं। मोहन, डर और चिंता से घिरे ये लोग नहीं जानते कि उनका भविष्य क्या होगा। BBC संवाददाता राघवेंद्र राव पिछले कई दिनों से वहीं पर मौजूद हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों से मिले और उन्होंने मणिपुर से जो रिपोर्ट भेजी है वो हम आपको सुनाते हैं। कमाने का कुछ जगह भी नहीं है, अभी पैसा भी नहीं है, घर भी नहीं है, कैसे ये दोनों पर आएगा? अभी सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है। अपने घर से बेघर होने का दर्द क्या होता है, ये बसंता सिंह की आंखों में साफ दिखाई देता है। बसंता अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ मणिपुर के साइकुल इलाके में कई सालों से रह रहे थे। वहाँ वो एक किराने की दुकान चलाते थे। हाल ही में जब राज्य में हिंसा भड़की तो उन्हें अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए अपने घर से भागना पड़ा। पिछले कई दिनों से इम्फाल के पंगई इलाके में बनाए गए एक राहत शिविर का एक कोना ही अब उनका घर बनकर रह गया है। घर से भागते वक्त तन पर जो कपड़े और कुछ गहने थे वही इस परिवार की कुल जमा पूंजी के तौर पर बचे हैं। बसंता सिंह कहते हैं, जो साइकुल में रहता है ना, हर चीज मैंने खरीद के वो लोग को देता है। तो इधर आके वो छोटा भाई तो बोलेगा ना, बाबा सुबह में मेरा जूता कहाँ है, अभी फुटबॉल खेलेगा। बसंता मेतई समुदाय से संबंध रखते हैं।
और जिस साइकुल इलाके में वो रहते थे वहाँ कुकी जनजाति के लोगों की संख्या ज़्यादा है। वो कहते हैं कि हिंसा के शुरू होते ही उनके कुछ कुकी दोस्तों ने ही उन्हें साइकिल से किसी सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी। बसंता कहते हैं, भागना पड़ेगा ना साहब, सिविल वार है। ये छोटा भाई का चप्पल तक भी नहीं लेके आया था मैंने। यही ड्रेस है ना, इसी में आता है। बंदूक में लड़ाई हम लोग नहीं चाहिए। बहुत नुकसान हो रहा है, हमारा बहुत दुख है। पहले मैंने जो बताया है ना, अभी इधर से जाके हम कहाँ रहेगा साहब। बसंता बताते हैं कि हिंसा शुरू होने पर उन्होंने अपनी दुकान पर ताला लगा दिया था, लेकिन गुस्साई भीड़ ने ताला तोड़कर उनकी दुकान लूट ली। वो कहते हैं, सब खत्म हो गया साहब। सोने का जगह तो अच्छा से दे दिया, लेकिन मेरा मन में जो दुख है ना, कैसे सो पाएगा साहब, जिंदगी तक नहीं सो पाएगा। जहां से बसंता जान बचाकर भाग निकले थे, उसी साइकुल इलाके के एक गिरजाघर में बनाए गए राहत शिविर में पी गिनलाल ने अपने परिवार के साथ शरण ली है। जब हमने पी गिनलाल से बात की तो उन्होंने कहा, हमारा गांव जला दिया और हम जंगल में छुप के बैठे। उसके बाद जलाने के बाद हमें कोई इशारा नहीं है। उसके बाद फिर हमको जो है फौजी ने एस्कॉर्ट करके हमको यहाँ पर लिया जा। कुछ सामान लेकर नहीं चल पाया सर। अपने ये कपड़ा एक पेन जी लेकर हम जंगल में ही भाग गए सर। जंगल में भाग करके छुप गया घर छोड़कर। गिनलाल भारतीय सेना में 20 साल नौकरी कर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अपने हालात का दर्द वो छुपा नहीं पाते। गिनलाल कहते हैं, सोने का तकलीफ है और खाने का भी तकलीफ है। जर है बच्चे रो रहा, माँ बीमार है और अभी दवाई नहीं मिला और दवाई नहीं खा रहा। ये अभी मालूम नहीं है और माँ की जिंदगी अभी चले जाएगा और किसी बच्चे का जान चले जाएगा। तो सरकार क्या देख रहा है? हम कोई फॉरेनर है क्या? ये हमारे दुख है। पी गिनलाल कुकी जनजाति के हैं और उनका आरोप है कि मेतेई समुदाय के लोगों ने उनका घर जला डाला। वो कहते हैं, सरकार ने यही देखना चाहिए कि कौन गलती है इसमें, किस कारण से ये झगड़ा फंसा हुआ है और किस लिए घर जलाया गया है, किस लिए गांव जलाया गया है। मणिपुर में हुई हिंसा में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। राज्य के प्रभावशाली मेतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को इस हिंसा की मुख्य वजह माना जा रहा है। मणिपुर में जब हिंसा का दौर शुरू हुआ और मेतेई और कुकी समुदाय के लोगों के बीच झड़पें होने लगीं, तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा छोटे छोटे घरों में रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ा। राज्य के कई इलाकों में ऐसे दृश्य नजर आए जहां मेतेई और कुकी दोनों ही समुदायों के गांव जला दिए गए हैं। जिस चुराचांदपुर में इस हिंसा की शुरुआत हुई, वहां अब भी तनाव का माहौल है। इस अस्पताल में शवों का आना जारी है। यहां के डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल में भर्ती किए गए लोगों में से करीब 40 लोगों को गोली लगी थी। इसी अस्पताल में काम करने वाली नर्स न्यांग हुई चिंग की मौत भी गोली लगने से तब हुई जब वो अस्पताल में अपना काम खत्म कर घर पहुंचने की कोशिश कर रही थीं। नर्स न्यांग हुई चिंग के भाई पॉमिथांग अपनी बहन को खो देने के दुख से जूझ रहे हैं और सरकार से नाराज हैं। चुराचांदपुर मणिपुर का वो इलाका है जहां से शुरू हुई हिंसा ने धीरे धीरे राज्य के बहुत से इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। इस इलाके में ज्यादातर कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। उनका आरोप है कि इस हिंसा के लिए मेतेई समुदाय के लोग जिम्मेदार हैं। वहीं दूसरी तरफ मेतेई समुदाय के लोग भी कुकी जनजाति पर यही आरोप लगा रहे हैं। मणिपुर से ये खास रिपोर्ट बीबीसी संवाददाता राघवेंद्र राव की थी, जहां पर कि उन्होंने उन इलाकों में जाके उन लोगों से बात की जो कि इस हिंसा का खामियाजा भुगत रहे हैं। 11 मई को परीक्षण वाले दिन एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रधानमंत्री निवास पर ब्रजेश मिश्रा को फोन कर बताया कि हवा की रफ्तार धीमी पड़ रही है और अगले 1 घंटे में परीक्षण किया जा सकता है। उधर पोखरण में मौसम विभाग की रिपोर्ट आ गई थी कि सब कुछ ठीक है। ठीक 3:45 पर मॉनिटर पर लाल रोशनी आई और 1 सेकंड के अंदर तीनों मॉनिटरों पर चौंधियाने वाली रोशनी दिखाई दी। अचानक सभी तस्वीरें फ्रीज हो गईं, जो बता रहा था कि शाफ्ट के अंदर लगाए गए कैमरे विस्फोट से नष्ट हो गए हैं। धरती के अंदर का तापमान लाखों डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। ताजमहल शाफ्ट में विस्फोट ने हॉकी के मैदान के बराबर बालू को हवा में उठा दिया। उस समय हेलीकॉप्टर में हवा में उड़ रहे डीआरडीओ के कर्नल उमंग कपूर ने भी
धूल के सैलाब को उठते हुए देखा। नीचे वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि उनके पैर के नीचे धरती बुरी तरह से हिल रही है। वहां और देश भर में मौजूद दर्जनों सीस्मोग्राफ्स की सुइयां बुरी तरह से हिली। वैज्ञानिक अपने बंकरों से निकलकर बाहर की तरफ दौड़े ताकि वो रेत की दीवार का उठने और गिरने का ना भुलाया जाने वाला दृश्य अपनी आंखों से देख सके। सुरक्षित दूरी से ये दृश्य देख रहे सैकड़ों सैनिकों ने रेत का गुबार उठते ही गगनभेदी नारा लगाया, भारत माता की जय। चिदम्बरम ने बहुत जोर से कलाम से हाथ मिलाते हुए कहा, मैंने आपसे कहा था कि हम 24 साल बाद भी ये काम दोबारा अंजाम दे सकते हैं। कलाम के मुंह से निकला, हमने दुनिया की परमाणु शक्तियों का प्रभुत्व समाप्त कर दिया है। अब 1 अरब लोगों के हमारे देश को कोई नहीं कह सकता कि उसे क्या करना है। अब हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है। उधर प्रधानमंत्री निवास में फोन के बगल में बैठे ब्रजेश मिश्रा ने पहली घंटी पर फोन उठाया। उन्होंने रिसीवर पर कलाम की कांपती हुई आवाज सुनी, सर वी हैव डन इट। मिश्रा फोन पर ही चिल्लाए, गॉड ब्लेस यू। वाजपेयी के मंच पर पहुंचने से कुछ सेकंड पहले प्रमोद महाजन ने उस पर भारत का तिरंगा झंडा रख दिया था। उस मौके पर दी जाने वाली प्रेस रिलीज को जसवंत सिंह बहुत पहले तैयार कर चुके थे। वाजपेयी ने घोषणा की, आज 3:45 पर भारत ने 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए हैं। 2 दिन बाद पोखरण की भूमि एक बार फिर हिली और भारत ने 100 किलोटन क्षमता के 2 और परमाणु परीक्षण किए। 1 दिन बाद वाजपेयी ने घोषणा की, भारत अब परमाणु हथियार संपन्न देश है। रेहान फजल, BBC, दिल्ली। ये क्विज का सवाल है कि हमने आपको क्या सुनवाया। मेरे ख्याल से आप सही सोच रहे हैं और समझ भी गए कि हमने जैसा जिक्र किया था ना शुरू में कि हम कुछ आज आपको खास सुनवाने वाले हैं। ये क्या हुआ था उस दिन, यानी कि 25 साल पहले 11 मई और 13 मई 1998 का दिन था और उस दिन दूसरी बार तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में परमाणु विस्फोट हुए थे और भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बना था। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं वैसे। जी बिल्कुल, चिलचिलाती गर्मी में हुआ था ये सब। खैर, आज की अगर बात करें तो स्टूडियो में मोहम्मद शाहिद पहुंच चुके हैं जो हमें बताएंगे आखिर स्पोर्ट्स की दुनिया में IPL में हो क्या रहा है। तो IPL का 57वां मैच सुमिरन जो है मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जा रहा है। गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। गुजरात जो है वो इस वक्त पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है, मुंबई चौथे पायदान पर है। मुंबई पहले बल्लेबाजी कर रही है और इस वक्त 6ठा ओवर चल रहा है। पहली गेंद डाली जा चुकी है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 52 रन बन चुके हैं और अब तक कोई विकेट नहीं गिरा है। रोहित शर्मा जो अब तक माना जाता था कि आउट ऑफ फॉर्म है और उनका बल्ला बोलता नहीं है, गरजता नहीं है, वो आखिर गरज रहा है आज और 15 गेंदों में अब तक 28 रन मार दिए उन्होंने। 2 छक्के लगाए हैं, 3 चौके लगाए हैं। दूसरी तरफ ईशान किशन, उन्होंने भी 16 गेंदों में 23 रन बना डाले हैं। 2 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया है। मोहम्मद शमी जो अब तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते रहे हैं IPL में, अब तक 2 ओवर डाल चुके हैं और 22 रन उन्होंने लुटाए हैं। ये तो अभी के मैच की बात हो गई। अगर मोहनलाल मैं बात करूं कल के मैच की तो क्या रहा, बताओ। कोलकाता वर्सेस राजस्थान रॉयल्स था और यशस्वी जायसवाल की ताबड़तोड़ पारी जो खेली गई है उसकी चर्चाएं हर तरफ हैं क्योंकि उन्होंने 13 गेंदों में IPL का अब तक का सबसे तेज अर्धशतक मराया है। कोलकाता ने 149 रन का टारगेट दिया, 149 रन बनाए थे यानी 150 रन का टारगेट था और जिसे राजस्थान रॉयल्स ने मात्र 13.1 ओवर में, मतलब 14वें ओवर की पहली ही गेंद डाली गई और वो मैच जो है राजस्थान रॉयल्स ने पूरे 9 विकेटों से जीत लिया। मैच के हीरो रहे जाहिर सी बात है यशस्वी जायसवाल। उन्होंने 98 रन की पारी खेली, नाबाद लौटे। उनके साथ साथ कप्तान संजू सैमसन जो है वो 48 रन बनाकर नाबाद लौटे। एक ही विकेट गिर पाया था, वो था जॉस बटलर का जो 0 पर रन आउट हो गए थे। तो बहुत शानदार मैच रहा। यशस्वी जायसवाल की तारीफ हर जगह हो रही है। उन्होंने जो है पूरे 98 रन की पारियों में जो है 47 गेंदें खेली, 12 चौके लगाए और 5 छक्के मारे और स्ट्राइक रेट था उनका 208 का। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शाहिद साहब। इस वादे के साथ
कि अब हम ये नहीं कहेंगे, कल हम आपसे मिल रहे हैं, और मिल रहे हैं इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि कल कर्नाटक विधानसभा चुनावों पर हम एक विशेष कार्यक्रम आपके लिए ला रहे हैं। तो जो हमें सुन रहे हैं, कल इसी समय आ जाइएगा। हालांकि कल शनिवार है, लेकिन हम आपसे मिलेंगे, तो आइएगा हमारे पास। ये था पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। मेरे साथ रहे मोहनलाल शर्मा, स्टूडियो संभाला रवि ने। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।